यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। नमस्कार, मैं रिद्धि सिरोठिया। आज हमारे साथ आईटीएम में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स, एक ऐसे शायर जो अपनी काबिलियत से ज़माने को मोड़ने का दम रखते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल असहर साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, सर जब आप युवा थे तो जब इंजीनियरिंग मेडिकल का भी काफ़ी चलन था, तो आपने जब अपने माता पिता को बताया कि मुझे शेर व शायरी करना है तो उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, मैं तो असल में कॉमर्स का स्टूडेंट था। मेरे माँ बाप चाहते थे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं बेईमानी करूंगा अपने साथ और इस प्रोफेशन के साथ भी, जो मेरे माँ बाप चाहते हैं मेरे लिए। क्योंकि मैं 9वीं-10वीं क्लास में जब था तो मैंने महसूस कर लिया था, मैंने अपने मन की आवाज़ सुन ली थी और मुझे लगा था कि मैं ये जमा घटा करने के लिए नहीं बना हूँ और मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। और उसमें ज़माने का भी बड़ा रोल है। मतलब जिस ज़माने से मुराद ये कि जब मैं स्टूडेंट था वो दौर कैसा था, दिल्ली उस वक्त की कैसी थी, मेरे आसपास का माहौल कैसा था, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं कहीं स्पोर्ट्समैन में होता तो मैं शायद खिलाड़ी होता, लेकिन मैं जहाँ जो मेरे आसपास का जो माहौल था वो बड़ा शायराना था। लोग बात बात में शेर सुनाते थे। तो जब मेरा फ़ैसला या मेरा इरादा मेरे बड़ों को मालूम हुआ तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि शायर अमूमन निकम्मे होते हैं, कुछ करते नहीं हैं और वो उनका कोई टारगेट नहीं होता, बंजारेपन की ज़िंदगी गुजारते हैं। इस तरह के कुछ मिसालें उस दौर में थी भी हमारे साथ सामने जो है। क्योंकि उस ज़माने में ये सोशल मीडिया और ये जो प्लेटफॉर्म आज आप देख रही हैं, यूट्यूब है और बहुत सी चीज़ें हैं, मुशायरों का भी इतना चलन नहीं था। ये जो आजकल आप मुशायरे सुन रहे हैं कि आज यहाँ है कल वहाँ है, इस तरह नहीं होता था। तो और दूसरी बात ये है कि लोग जो है इसको प्रोफेशन नहीं समझते थे, लेकिन फिर जब ये जुनून लोगों में सुनने का बढ़ता चला गया तो लोगों ने कहा भाई हम कहाँ तक अपने कारोबार का नुकसान करें, तो लोग फिर ऑनरेरियम भी देने लगे, फीस देने लगे शायर की, तो उसमें इज्जत भी थी। तो धीरे धीरे फिर ये हुआ कि शायरों ने, और ख़ास मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने ये सोचा, मैंने कारोबार भी किए, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर था उस ज़माने में, प्रिंटिंग का काम करता था मैं। तो मुझे बड़ी उलझन होती थी कि मैं ये करूं वो करूं, मैं एडजस्ट नहीं कर पाता था, मुझे घुटन सी रहती थी। फिर जब मैंने ये सोचा कि मुझे बस सब लिखना है, पढ़ना है, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी कायनात है, तो मुझे बड़ा सुकून मिला। तो मैं समझता हूँ कि ये चलन वगैरह जो आपने बात कही ना, कि चलन तो आज भी है, डॉक्टर बहुत हैं, इंजीनियर बहुत हैं, इसमें पैसा बहुत है, लेकिन जो दीवाना पैदा होता है बहरहाल वो दीवानगी की तरफ आता है और हमें ऐसा लगता है कि हम शायरी के लिए बनाए गए थे। जी धन्यवाद सर। सर, अगला सवाल ये है, जो लोग शायरी की दुनिया में आना चाहते हैं और फिर वो आते हैं तो वो अपने नाम में कुछ बदल लेते हैं, जैसे आपका अशहर, तो ये सर आपने क्या सोच के ये नाम रखा? सोच नहीं है, बल्कि ये प्रचलन है, ये एक रिवायत है शायरी की कि आपका पेन नेम क्या है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सलीम जावेद, एक नाम बड़ा फेमस था, शोले और दीवार जैसी फिल्मों के राइटर। तो वो जावेद लिखकर भी खुश थे और वो सलीम लिखकर खुश थे, लेकिन जब जावेद अख्तर बने तो वो उस वक्त बने कि जब उन्होंने गीतकार बनने का फ़ैसला किया। तो ये चलन हमारे मुशायरों में या शायरी में नहीं है, बल्कि फ़िल्मी दुनिया में भी है। हसरत जयपुरी, साहिर लुधियानवी, तो ये बहुत पुराना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसका मूड भी इससे पता लगता है
और वो नाम की जो तरकीब होती है और वो नाम का जो एक हुस्न होता है, वो बताता है कि ये कोई लेखक है, कोई शायर है। तो ये रिवायत है बहुत पुरानी। शायर का नाम थोड़ा अलग ही होना चाहिए, इसके पीछे एक ये भी वो है। और उसका जो तखल्लुस होता है वो ये भी जाहिर करता है कि उसकी कभी कभी सोच भी जाहिर होती है। जैसे मैंने 1947 के आसपास के जितने शायर देखे, उनमें आज़ाद तखल्लुस बहुत होता था, जिसे पेन नेम कहते हैं। आज़ाद नाम लिखते थे लोग, क्योंकि उस वक्त आज़ादी चाहिए थी लोगों को। तो वो उसके अंदर का जो रेवोल्यूशन होता है या उसके अंदर का जो मकसद होता है, जो कि मैं शायरी क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्या पैगाम है, मैं क्या कहना चाहता हूँ लोगों से, तो कभी कभी उसके नाम में छुपा हुआ होता है। जी सर। सर, आजकल के जो युवा शायरी के लिए बड़ा मंच ढूंढ रहे हैं, आप एक सलाहकार के तौर पर उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? मंच ढूंढना कोई नई बात नहीं है और कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा हमेशा यही मशवरा रहता है नई नस्ल के लोगों के लिए कि यहाँ तक अगर कच्चे आ गए तो फिर मुश्किल होगी वापसी। मतलब अगर मंच तक आना है तो उसके लिए मंझना और उसका परफेक्शन बहुत ज़रूरी। जैसे आप बैठी हैं, आपको बोलना आता है, आप मुझसे सवाल कर रही हैं, मुझे जवाब देना आता है। तो इसी तरह जो मंच पे आना चाहता है वो शायरी की जो ग्रामर है और जो उसके तकाज़े हैं, जो उसके मोड़ हैं, जो उसके यानी जो कहना चाहिए कि जो उसकी एक एजीज़ हैं, यानी शुरुआत कहाँ से है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो वो कंपैरेटिव स्टडी जो है शायरी की, वो उसको आनी चाहिए, उसे सीखनी ही पड़ेगी। अगर वो परफेक्शन के साथ नहीं आता है तो उसे मुमकिन है ठुकरा दिया जाए। और एक बार जब आदमी रिफ्यूज़ कर दिया जाता है तो उसकी वापसी बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं आसान लफ्ज़ों में यही मशवरा दूंगा नए लोगों को कि वो सीखें और बहुत इसको बहुत आसान न समझें। 10 मिनट 15 मिनट भी हज़ारों लोगों को अपनी बातों में बांध के रख देना, या अपना जो एक सुनाने का एक वो होता है, तिलिस्म होता है, एक जादू होता है, वो सीखने की कोशिश करें। आई कांटेक्ट के साथ बात करना सीखें, अपनी आवाज़ खुद सुने कि हम जब पढ़ते हैं तो कैसा लगता है। और किसी को बड़ा भी माने, किसी को अपना रहबर भी माने, ये भी मैं उनसे कहना चाहूँगा। और बहुत जल्दबाजी भी ना करें। धन्यवाद सर, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।